चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग यूनिट वन जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, देखिए यूनिट वन में दो चैप्टर्स है। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। दो चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे यूनिट में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद चैप्टर के अंदर आएंगे। क्लियर है? तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा यूनिट का जो नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके अंदर दो वर्ड है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा क्या है, स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो जो वर्ड आया है किससे आया, इलेक्ट्रॉन से आया है। किससे आया? और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, रेस्ट। क्या होता है? और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, वर्ड समझ में आ रहा? जो चैप्टर जो गिवन है या यूनिट जो गिवन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें से इलेक्ट्रो जो वर्ड है जिसका मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, रेस्ट। यानी इस यूनिट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार्ज के बारे में। और चार्ज जो होगा किस कंडीशन में होगा, रेस्ट में होगा। यानी उसका स्पीड क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखेंगे इसके साथ जो फिनोमेना होता है, अलग अलग फिनोमेना होता है। जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ चीज है, हम लोग अभी लिखना नहीं, पहले समझ लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चार्ज क्या होता है सारा चीज बताएंगे हम। तो चार्ज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चार्ज की कंडीशन क्या होगा, रेस्ट में होगा। और इसके वजह से अलग अलग फिनोमेना, घटनाएं नजर आती है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम लोग किसके बारे में डील करते हैं, चार्ज के बारे में। और चार्ज किस कंडीशन में रहता है, रेस्ट में रहता है। और इसके साथ साथ क्या चीज हम जानने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये चीज समझ में आया? तो सबसे पहले लिखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नीचे में लिखिए, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the study of charges at rest and the forces, comma दीजिए, fields and potentials produced by static charges। ये चीज समझ में आया? अब थोड़ा ब्रीफ आपको समझा देते हैं इसमें। ये जो लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चैप्टर नंबर 1 में आपको अच्छे से पढ़ना है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो लिखा है, ये चैप्टर नंबर 2 में। थोड़ा सा ब्रीफ बता देते हैं आपको कि फोर्स क्या होता है। ये बताइए सबसे पहले, फोर्स क्या होता है? बताइए फोर्स क्या होता है। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके वजह से बॉडी के स्टेट को हम लोग चेंज करते हैं। बॉडी के स्टेट को, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाते हैं, किसके वजह से? और कोई बॉडी मूव कर रहा है उसको रेस्ट में लाना है, क्या लगाते हैं हम लोग? तो समझ में आए फोर्स क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिससे बॉडी के स्टेट को चेंज करते हैं। अगर मान लीजिए हम हाथ से कोई ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, तो हम ये जो फोर्स लगा रहे हैं किसकी वजह से लगा रहे हैं, मसल्स की वजह से। इस फोर्स का नाम क्या होगा, मस्कुलर फोर्स, है ना। अगर मान लीजिए एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो आप लोग पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे और आप 8th क्लास के बुक में भी पढ़े होंगे, जब सेम नेचर का चार्ज होता है, दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, तो क्या होता है, एक फोर्स लगाता है
उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और ये जो फोर्स लगेगा कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव, रिपल्सिव। तो सेम नेचर का अगर चार्ज होगा तो जो फोर्स लगेगा उसमें क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी रिपल्शन होगा, ठीक है। इसी तरह अगर दोनों, ये भी नेचर सेम है ना, नेगेटिव है, दोनों का नेचर सेम है, तो इसमें ये फोर्स जो लगेगा कैसा लगेगा, रिपल्सिव, यानी रिपल्शन हो रहा है। इसी तरह अगर एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। ये चीज समझ में आ रहा, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा इसमें ये बताइए जो फोर्स लग रहा है इसमें, ठीक है, वो फोर्स किसके वजह से लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है चार्ज की वजह से ना, इसलिए इसका स्पेसिफिक नाम क्या हो जाएगा, चार्ज फोर्स, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, क्या बोलेंगे हम लोग, समझ में आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थोड़ा सा ब्रीफ बता रहे, आगे अच्छे से आपको पढ़ना है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद फील्ड होता है। सबसे पहले ये बताइए, अगर मान लीजिए एक अर्थ है, उसका एक फील्ड होता है ना, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, बोलते हैं ना जी, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़े 11th क्लास में, 9th क्लास में भी था। ये क्या होता है, फील्ड एक ऐसा रीजन होता है जहां पर फोर्स महसूस किया जाता है। मतलब अगर मान लीजिए अर्थ है, ये फील्ड है, उसके बाहर में फील्ड है, फील्ड दिखता नहीं, इमेजिनरी होता है, वो महसूस किया जाता है। अगर बाहर कोई मास है और वो अंदर में आ रहा है, कोई मास, कोई भी ऑब्जेक्ट अंदर में आ रहा, अगर वो फील्ड के अंदर होगा ना तो अर्थ क्या करेगा, अपने तरफ खींच लेगा अपने तरफ। और अगर ये ऑब्जेक्ट फील्ड से बाहर होगा, फील्ड से, तो अर्थ अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं, नहीं खींचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा ब्रीफ बता रहे आपको, आगे अच्छे से आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है कि अगर कोई फील्ड के अंदर आता है ना कोई चीज, तो क्या फोर्स लगता है उसके ऊपर, क्या लगता है, फोर्स। तो इसमें जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, क्योंकि मास है यहाँ पर ना, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट चार्ज में भी आता है, इसलिए आपको इससे हम समझा रहे हैं, क्लियर है ना। तो अगर ये फील्ड से बाहर था तो बताइए फोर्स लग रहा था, नहीं लग रहा था, यानी फील्ड से वो बाहर था, है ना। फील्ड आपको मतलब देख नहीं सकते फील्ड को, वो दिखता नहीं है, वो महसूस किया जाता है। अभी हम लोग किसके फील्ड में हैं, हम लोग जो है, अर्थ जो है किसके फील्ड के अंदर होगा, आपको पता है। सन जान रहे हैं, सन बहुत मासिव होता है, उसका फील्ड कहां तक है, प्लूटो तक है पूरा, ठीक है, उसे कवर किया गया है। हम लोग भी किसके फील्ड में हैं, सन के फील्ड में है। अगर अर्थ मूव करना, रोटेट करना, जो घूम रहा है चारों तरफ ना, रिवॉल्व करना छोड़ दे, रोटेट भी कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है ना, चारों तरफ घूम रहा है सन के अराउंड ना, अगर वो रिवॉल्व करना छोड़ दे तो कहां जाएगा अर्थ, वो जाके सन में जाके गिरेगा। ऐसा ही जो मून है ना, मून वो किसके फील्ड में है, अर्थ के फील्ड में है। वो चारों तरफ घूम रहा है ना, जहां रुकेगा तो कहां गिरेगा, अर्थ में गिरेगा। ये चीज समझ में आया, फील्ड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। अब इसी तरह चार्ज अगर हमारे पास है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है। क्या करता है, इसके अंदर कोई मास नहीं, इसके अंदर कोई चार्ज आता है, मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी आएगा तो क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगा क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये चीज समझ में आया। तो ये जब अंदर आया, अगर ये बाहर होता पता ये फोर्स लगता है इसमें, नहीं, ये जैसे अंदर आया तो फोर्स लगना शुरू हुआ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो फील्ड है, ये फील्ड किसकी वजह से क्रिएट हो रहा, चार्ज की वजह से, इसलिए इस फील्ड का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पर क्या होता है, चार्ज फोर्स महसूस करता है। कोई दिक्कत इसमें, थोड़ा सा बता रहे, समझ में आ रहा ना, ठीक, अच्छे से पढ़ना, आगे में टॉपिक अलग से अच्छे से पढ़ेंगे। बताइए कुछ दिक्कत इसमें, आगे बढ़े, ठीक। इसी तरह आपका, जैसे हम फील्ड बताए ना, ऐसे ही पोटेंशियल होता है, ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, इसी तरह आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। सब जितने भी टॉपिक हम बता रहे, जो नाम बताए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सारा जो टॉपिक है आगे आएगा, क्लियर है, आगे बढ़े, समझ में आ गया क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चार्ज की कंडीशन क्या होता है, रेस्ट कंडीशन क्या होता है। तो क्या चार्ज हमेशा रेस्ट में रहेगा, जरूरी तो नहीं है। अगर कोई चार्ज रेस्ट में रह रहा, इसका मतलब उसका स्टडी अलग से हम लोग करेंगे, और अगर कोई चार्ज मूव करेगा तो उसका स्टडी अलग करेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्ट वाला कंडीशन पढ़ रहे हैं, जब चार्ज मूव होना शुरू होगा तो हम लोग का थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर है ना। अब जब ये हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका कोई यूज होगा,
इसका कोई एप्लीकेशन होगा, यूज होगा ना। चार्ज जब रेस्ट में होता है उसका यूज होता है। पहला यूज आपके सामने है, फैन चल रहा है, फैन में एक आपके कैपेसिटर लगता है जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कंडेंसर, दोनों नाम है उसका। कंडेंसर समझते हैं ना, जो बैटरी की तरह अंदर में लगता है ना। उसका काम क्या है, वो जो क्या करता है, वो चार्ज को स्टोर करता है। क्या करता है, चार्ज को, और एक टाइम में, इंस्टेंट टाइम में क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसको, फैन को। ठीक है, तो उसमें जो चार्ज स्टोर्ड होता है ना, वो किस फॉर्म में होता है, रेस्ट कंडीशन। किस में होता है, रेस्ट कंडीशन। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर आप यूज इसका पढ़िएगा अलग से सेकंड चैप्टर में। क्लियर है ना। इसी तरह और भी एक एप्लीकेशन होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं ESP शॉर्ट में। एक डिवाइस है जो इंडस्ट्री वगैरह में यूज किया जाता है। जैसे कहीं से स्मोक निकलता है ना, हार्मफुल गैसेस निकल रहे, स्मोक निकल रहे, पार्टिकल्स भी निकलते हैं उसके साथ। तो पार्टिकल्स को रोकने के लिए क्या करते हैं, एक सिस्टम हम लोग लगाते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। चिमनी होता है ना, इंडस्ट्रीज जहाँ गैसेस निकलते हैं, स्मोक निकलता है, तो एक चिमनी होता है जहां से वो निकलता है। तो वहां पर एक सिस्टम बैठाते हैं कि जो भी गैस पास होगा ना, उसमें जो जो आपका ये पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स वो चार्ज हो जाता है। और चार्ज जब पास होता है तब उस सिस्टम के अराउंड जब पास होता है तो क्या होता है, चार्ज हो जाता है। चार्ज होने की वजह से हम क्या करते हैं, साइड से एक सिस्टम लगा रहता है, वो क्या करता है, अपने तरफ चार्ज को खींच लेता है। जो पार्टिकल्स पास हो रहे हैं ना, उसको क्या करता है, अपनी तरफ वो खींच लेता है। और सिर्फ क्या निकलता है उससे बाहर, गैसेस निकलते हैं, पार्टिकल्स वहां रुक जाते हैं। अगर इन्वायरमेंट में पार्टिकल्स भी जाएगा तो और ज्यादा पॉल्यूशन करेगा ना। गैसेस तो निकल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो पार्टिकल्स वो इन्वायरमेंट में ना जाए, उसके लिए सिस्टम बैठाया जाता है। तो बहुत सारा एप्लीकेशन है। ठीक है, ये 2 एप्लीकेशन आपको समझा है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट के अंदर हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1, और इसका टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये हम लोग पढ़ने जा रहे। ठीक है, इसी तरह सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्लियर है, स्टार्ट करें। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक इसमें कवर करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या नाम है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझेंगे क्या होता है, ये सारे चीज समझेंगे। सबसे पहले ये देखिए, इलेक्ट्रिक जो चार्ज है ये एक प्रॉपर्टी है। क्या एक प्रॉपर्टी है, किस चीज का प्रॉपर्टी है ये है फंडामेंटल पार्टिकल्स। किस चीज का है, हाँ तो पहले समझिए फंडामेंटल पार्टिकल्स होते क्या। मास समझते हैं ना, मास। मास क्या होता है, दुनिया में जितने भी चीजें आपको नजर आ रही है आसपास में, बेंच है, चेयर है, टेबल है, सब मास है, सबका अपना वजन है। जैसे एक इंसान है, उसका भी होता है मास, 60 kg, 70 kg, 50 kg, कोई भी चीज है सबका अपना अपना मास होता है, किसी का 100 kg होता है। तो मास क्या है बताइए, मास ये बताता है कि उसके अंदर कितने पार्टिकल्स है। वो क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताता है या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में बताता है। ठीक है, जितना ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा मास होगा। अगर एक डब्बा है, ठीक है, 2 डब्बा एग्जांपल ले रहे, 2 डब्बा है, दोनों डब्बा जो है दोनों सेम मटेरियल का बना है, एक खाली है एक में पानी भर दिया, बताइए दोनों में से पार्टिकल्स किस में ज्यादा है, तो मास किसका ज्यादा होगा, सेकंड वाला का। ये चीज समझ में आया, मास क्या चीज बताता है, वो पार्टिकल्स बताता है ना। मास जीरो नहीं हो सकता। अगर कहीं पर मास मान लीजिए 5 kg का है, इस दुनिया में या यूनिवर्स में कहीं पर भी ले जाइए तो मास उतना ही होगा, पार्टिकल्स उतने ही होंगे। ठीक है, लेकिन मास जो होता है ना, वो किस चीज से बना है, वो बेसिक यूनिट जिसका नाम है, बताइए उसका नाम। मास जो बना है किस चीज से बना है, एक पार्टिकल से बना है ना। बेसिक यूनिट बताइए, पार्टिकल से बना है, उस पार्टिकल्स का बेसिक यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, एटम। क्या होता है ना, सबसे बेसिक यूनिट एटम होता है ना। बायोलॉजिकल टर्म में सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो सेल होता है ना। लेकिन सेल से भी छोटा क्या होता है, एटम होता है, क्योंकि सेल किस चीज से बना है, कंपाउंड से बना है, और कंपाउंड किस चीज से बनता है, एटम से। ठीक है, अगर देखा जाए दुनिया में सबसे छोटा चीज जो होता है वो क्या होता है, एटम होता है। और एटम जो होता है वो, उसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, 3। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपका होता है प्रोटॉन, थर्ड आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। क्या होता है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है,
और प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, जीरो। यानी ये जो है ना सब पार्ट है एटम के, सब पार्ट ये इससे जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ गया मास क्या है, एटम क्या है और सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो एक प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, एक प्रॉपर्टी। किस चीज का प्रॉपर्टी होता है वो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। किसका प्रॉपर्टी होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जैसे कोई इंसान है, ठीक है, इंसान का मास होता है ना, उसके अंदर गुण क्वालिटी होते हैं। मान लीजिए कोई ईमानदार इंसान है, तो उससे उससे जुड़ा हुआ चीज है ना गुण, उसका क्वालिटी। तो कोई इंसान है जो ईमानदार है, तो ईमानदार उसका प्रॉपर्टी ना हुआ, उसका गुण ना हुआ, क्या वो फिजिकल चीज है, नहीं। इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज एक गुण है, क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, वो कोई फिजिकल चीज नहीं है। वो किस चीज से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जिस तरह एक इंसान ईमानदार आप उसको बोल रहे तो उसका कुछ बेसिस होगा ना, कोई रेफरेंस होगा जिसकी वजह से बोल रहे हो। कैसे बताइए कोई इंसान ईमानदार है, उसको कुछ काम दीजिएगा वो सही से काम करेंगे, हिसाब किताब में सब बराबर रहेगा, तो क्या बोलिएगा, उसको ईमानदार बोलिएगा ना। इसी तरह आप कैसे बोलिएगा कि ये एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, अगर दो प्रोटॉन लेते हैं, क्या लेते हैं, तो क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है, रिपल्शन होता है ना, क्या होता है, ठीक है। अगर दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं तब भी क्या होता है, रिपल्शन होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए एक प्रोटॉन लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और अट्रैक्शन होता है। ये चीज समझ में आ रहा। तो एक बात बताइए, अभी तक रिपल्शन हम बोल रहे थे, फिर अट्रैक्शन बोल दिए, कैसे बोले, क्यों बोले, वेरी गुड, चार्ज के बेसिस पे बता रहे ना। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी होता है, जो किसका प्रॉपर्टी होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिसकी वजह से हम डिसाइड करते हैं कि रिपल्सिव फोर्स होगा या फिर। अब समझ में आया, कोई दिक्कत, इतना टेंथ में नहीं ना पढ़े थे, ठीक। चलिए लिखिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज, चैप्टर नंबर 1 लिखिए पहले। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड लिखिएगा, लिख लिए। प्रॉपर जैसे बताएंगे वैसे ही नोट्स बनाना है ना। अगर नोट्स प्रॉपर बनाइएगा तो एग्जाम में वैसे ही लिखिएगा, और जैसे तैसे कीजिएगा तो एग्जाम में भी जैसे तैसे लिखिएगा, और मार्क्स आपके नहीं आएंगे सही। लिख लिए, लिखिए इलेक्ट्रिक चार्ज में लिखिए उसका डेफिनेशन। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ fundamental particles, fundamental particles, fundamental particles such as electron, such as electrons and protons, electrons and protons, due to which they exert electrostatic forces, electrostatic forces on each other, on each other। समझ में आया, प्रॉपर डेफिनेशन है, कोई दिक्कत इसमें। अब ये डायग्राम बना लीजिए, तो ये वाला पार्ट, ये वाला, और ये नीचे में थोड़ा फास्ट बनाएंगे। आगे बढ़े। इसके बाद नोट पॉइंट भी लिखिएगा। नोट पॉइंट में पहला पॉइंट में लिखिएगा, देखिए जो इंसान होता है वो मांस है मान लीजिए, और उसका जो क्वालिटी है ईमानदारी, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसके अंदर क्वालिटी होगा, वो मर गया उसका क्वालिटी रहेगा, एग्जिस्ट। वैसे ही अगर चार्ज एक प्रॉपर्टी है ना, वो मास से हमेशा जुड़ा हुआ है। अगर मास होगा, मास होगा तो क्या होगा, एटम होंगे, और एटम होंगे तो क्या होगा, उसका सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे तो उसके साथ प्रॉपर्टी जुड़ा होगा। अगर कहीं वैक्यूम में कहीं पार्टिकल्स है ही नहीं तो चार्ज है वहां नहीं।
हमेशा याद रखिए चार्ज जो होता है कोई फिजिकल चीज नहीं होता, वो प्रॉपर्टी है, वो जुड़ा होता है मास से। और मास से किसके, मास के अंदर जो पार्ट होते हैं एटम होते हैं, एटम में से कौन से पार्ट, सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगर एटम होगा ही नहीं तो बताइए वहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा? समझ में आया? तो लिखिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज, पहला पॉइंट में, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज, electric charge is always associated with mass, associated with mass, associated with mass। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? दूसरा पॉइंट भी लिखिएगा, it is an intrinsic property, it is an intrinsic property that is I dot E, it does not depend on, it does not depend on shape, size, shape, size और फिजिकल कंडीशंस, और फिजिकल कंडीशन। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक बॉडी है जिसके अंदर 2 कूलम चार्ज है, कूलम अभी यूनिट बताएंगे, वैसे 10th में आपको पता होगा चार्ज का यूनिट कूलम होता है। 2 कूलम चार्ज है, अगर इस बॉडी को हम लोग क्या किए, किसी तरह खींच दिए और साइज को बढ़ा दिए, ठीक है, तो क्या चार्ज का वैल्यू चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा, उतना ही रहेगा ना। ठीक है, दूसरा चीज ये, अगर मान लीजिए एक बॉडी है, अभी टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, थोड़ी देर बाद टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, बताइए क्या चार्ज का वैल्यू चेंज होगा? नहीं होगा, यानी फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये चीज समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, उसके बाद नीचे में एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, एक लाइन छोड़ के एरो देके लिखिए, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। 10th क्लास में यूज किए होंगे चार्ज का ना, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। उसके बाद नीचे में लिखेगा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद लिखेगा यूनिट्स, पहले समझिएगा यूनिट जो होते हैं ना, 2 तरह के यूनिट्स होते हैं, एक एसआई यूनिट और सीजीएस। मोस्ट कॉमन यही हम लोग फॉलो करते हैं। तो अगर हम पूछेंगे एसआई यूनिट बताइए, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या होता है इसका बताइए तो, कूलम। क्या होता है? और कोई साइंटिस्ट के नाम पे होता है ना, उसका फुल नेम लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं, और उसका जो सिंबल होता है उसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस समझते हैं ना, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट। ठीक है, इसका सीजीएस यूनिट होता है स्टैटिक कूलम। क्या होता है? हाँ, स्टैटिक कूलम, शॉर्ट में बोलते हैं स्टैट सी, लेकिन इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं ESU। क्लियर है? अच्छा, जैसे ये एसआई यूनिट है, ये सीजीएस है, तो जितने ही फिजिकल क्वांटिटी होते हैं सबका अपना एसआई या सीजीएस होता है ना। अगर हम बोलेंगे मास का एसआई क्या होगा, पूछेंगे तो क्या बताइएगा? केजी। और सीजीएस का ग्राम। इसका कन्वर्जन होता है, 1 केजी कितना ग्राम का होता है? 1000 ग्राम। इसी तरह हम इसका भी कन्वर्जन होता है, 1 कूलम जो होता है 1 कूलम 3 × 10⁹ ESU। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? इसको बनाइए अच्छा से। बना लिए? चलिए आगे देखेंगे, इसका डायमेंशन देखेंगे। डायमेंशन, डायमेंशन समझ रहे हैं ना? तो एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू IT, जानते हैं ना फॉर्मूला?
या फिर I इक्वल टू क्यू बाई टी वाला फॉर्मूला जान रहे ना। तो Q इक्वल टू आई टी में Q डिपेंड कर रहा है करंट पे और टाइम पे। तो आपको पता होगा करंट का डायमेंशन एम्पियर ए होता है, टाइम का टी होता है, यानी इसका डायमेंशन क्या हुआ ए टी। ठीक है, यहाँ देखिए नोट पॉइंट। अब जब चार्ज के बारे में हम समझ गए, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका मेजरमेंट भी होगा ना। तो किसी बॉडी से मान लीजिए किसी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन है या एक इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से निकल रहा है, तो उसका चार्ज का वैल्यू होगा ना जी। तो हम पूछेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ये नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैल्यू जो है ना 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। इसी तरह चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होगा, सेम वैल्यू होता है बट क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। और थर्ड जो होगा आपका चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। जानते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा 2+ से रिप्रेजेंट करते हैं ना। क्या है ये, एक हीलियम आयन को समझते हैं, हीलियम एटम समझ रहे, He, उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, हीलियम आयन। जब ये मूव करता है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा पार्टिकल। तो कितने चार्ज है, 2+, इसका मतलब 2 प्रोटॉन के बराबर होगा। एक प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है, 2 प्रोटॉन में कितना होगा, इसका डबल, यानी कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 है ना, 0 होता है। इसी तरह हम पूछेंगे मास बताइए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताइए। एक इलेक्ट्रॉन में मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और अगर हम पूछेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इसी को क्या बोलते हैं 1 AMU या फिर U, एटॉमिक मास यूनिट। केमिस्ट्री में यूज करते थे, तो केमिस्ट्री में थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये लिखा रहता था ना। हालांकि ये 1 AMU क्या रिप्रेजेंट करता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें, लिख लीजिए इसको। अच्छे से लिखिएगा ना, कहीं भी दिक्कत आएगी तो पूछ लीजिएगा। रिटन हो गया ना। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको हम लोग रिमार्क 1 से लिखते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा रिमार्क 1। पहला लिखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज in an electron, in an electron was given by R.A. Millikan। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ए एंड्रयू मिलिकन। लिख लिए। इसमें देखिए, ये जो साइंटिस्ट है एक एक्सपेरिमेंट किए थे जिसका नाम है
मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसमें लिखना है, देखिए ऐसे लिखिए, एंड द एक्सपेरिमेंट ही परफॉर्म्ड, आगे में लिखिए कंटिन्यू, एंड द एक्सपेरिमेंट ही परफॉर्म्ड, and the experiment he performed is known as Millikan's oil drop experiment, is known as Millikan's oil drop experiment. ठीक है, निकलिए। रिमार्क 2 लिखिएगा, रिमार्क 2 लिखिएगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Charge can be positive or negative, charge can be positive or negative, and it explained by Benjamin Franklin. बेंजामिन फ्रैंकलिन, लिख लिए। उसके बाद लिखिएगा रिमार्क 3, जिसमें उसके अंदर रिमार्क 3 के अंदर लिखिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये केमिस्ट्री में टर्म यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह जो भी है। हम थोड़ा इसका फिजिकल सेंस यूज करेंगे, और इस फिजिकल सेंस को हम लोग अप्लाई करेंगे चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग में जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जब हम चार्जिंग वाला मेथड बताएंगे उसमें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, उसमें इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। ठीक है, इसमें हम समझाने की कोशिश करेंगे है क्या ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ में आ रहा, चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। एफिनिटी का मतलब उसके साथ बॉन्डिंग होना, उसके साथ बॉन्डिंग होना। अगर कोई एक बॉडी है या कोई एक एटम है ए, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन के साथ अच्छा बॉन्डिंग है, ठीक है, और एक बी है जिसका इलेक्ट्रॉन के साथ अच्छा बॉन्डिंग नहीं है, थोड़ा इसके साथ अच्छा बॉन्डिंग, इसके साथ अच्छा बॉन्डिंग नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके साथ अच्छा बॉन्डिंग है इसको हम बोलेंगे इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, तो हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है। और जिसका इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम का या कोई भी बॉडी का इलेक्ट्रॉन के साथ अच्छा बॉन्डिंग नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो है। ये चीज समझ में आए, ये कंपैरिजन वाला ये क्वांटिटी है, कंपेयर किया जाता है, किसी का ज्यादा होता है किसी का कम होता है। तो डेफिनेशन लिखिएगा, द पुलिंग पावर, द पुलिंग खींचना ना, द पुलिंग पावर ऑफ एन एटम, द पुलिंग पावर ऑफ एन एटम to pull an electron towards itself, is known as, towards itself is known as electron affinity। लिख लिए, towards itself is known as electron affinity। और एटॉमिक लेवल में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो होता है ना क्लोरीन का होता है, उसके बाद फ्लोरीन का होता है, उसके बाद ब्रोमीन का होता है, उसके बाद आयोडीन का होता है। नेगेटिव में भी सबसे ज्यादा किसका होता है, क्लोरीन का होता है। ठीक है, और एक और होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, उसमें क्या होता है, ये ऑर्डर सेम होता है, सिर्फ फ्लोरीन यहाँ आ जाता है, क्लोरीन इधर चला जाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, लिख लिए, समझ में आए यहाँ तक ना। इलेक्ट्रॉन के साथ अच्छा बॉन्डिंग होना, अभी आपको हम समझाएंगे इसका यूज कैसे यूज करेंगे। तो आप लिखिए, एक हेडिंग, न्यू हेडिंग लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी
of charging of an atom. ये हेडिंग लिखिएगा। एक एटम को जब चार्ज करते हैं ना, उसका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसको यूज करेंगे। आपको लग रहा है केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, वो आपका फिजिक्स में यूज होने वाला है। और इवन आपका जो चैप्टर एक है, आपको पता होना चाहिए, क्लास 12 में चैप्टर है एटम्स एंड न्यूक्लिया अलग से, उसके बारे में पढ़ना है। लेकिन उसके बारे में रिएक्शन वगैरह हम लोगों को नहीं पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है फोर्स के बारे में, मोमेंटम के बारे में, यानी फिजिकल चीज पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटी जो यूज करते हैं हम लोग फिजिक्स में। ठीक है, आगे बढ़े। तो इसमें जो समझेंगे, जिसका एग्जांपल हम लोग लेंगे, उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NaCl, सॉल्ट, नमक, टेबल सॉल्ट बोलते हैं, खाने वाला नमक जो होता है वही है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हम इंडिविजुअल एटम से समझेंगे, और कैसे ये कंपाउंड बना उसको समझेंगे। ये चीज समझ में आ रहा है क्या करने जा रहे हैं ना। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ये समझ में आएगा कि कोई बॉडी पॉजिटिव क्यों बनता है, कोई बॉडी नेगेटिव क्यों बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए नंबर में देखेंगे, बिफोर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से पहले क्या हुआ एटम के साथ, वो समझना है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर ट्रांसफर समझेंगे। तो उससे पहले ये बताइए, NaCl जो कंपाउंड है, ये किस चीज से बना है, दो एलिमेंट से, पहला Na है, दूसरा क्या है, Cl है। तो Na, पहले हम सोडियम एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में, सोडियम एटम, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं सिंबल में, Na, है ना। अगर हम आपसे पूछेंगे इसका एटॉमिक नंबर बताइए, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करता है, कितना होता है इसका, 11 होता है ना। अगर हम पूछेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर है ना, 11, वेरी गुड। तो याद रखिए, किसी का एटॉमिक नंबर जो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन होगा उतना उसका एटॉमिक नंबर होता है। अच्छा, एक और बताइए चीज, अगर फॉर न्यूट्रल आइटम के बारे में बात करेंगे, न्यूट्रल समझ रहे ना, न्यूट्रल आइटम समझते हैं, हाँ, जिसमें चार्ज ना हो उसको न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई न्यूट्रल आइटम होगा ना, इसका मतलब ये हुआ उसके अंदर जो, एक बात बताइए, कोई भी आइटम है, दोनों चीज उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन भी और, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ, तो इसका मतलब कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11। अच्छा, एक और नाम सुने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाम सुने हैं, क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, क्या होता है बताइए तो। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन को जो सजाने का तरीका होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब कैसे होता है उसको समझना है। तो एक बात बताइए, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। उसका पहला ऑर्बिट में जो होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन हम लोग रख सकते हैं, कितने, दो। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन से सजाने के लिए, 11 ना। तो हम क्या करेंगे, पहला ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन को रख देंगे। अब कितना अरेंज करना हम लोग को, 9। दूसरे ऑर्बिट में जो होता है आपका सीट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रखने, कितने होते हैं टोटल, 8। अगर 9 है, हम 8 को यहाँ अरेंज कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने हो गए अभी जो सजा लिए हम लोग, 10 हो गए ना। एक बच रहा ना, तो एक जो बचेगा हम एडजस्ट नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक है, लास्ट ऑर्बिट में, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन चला गया। अब इस जो लास्ट ऑर्बिट होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग आउटर मोस्ट शेल, क्या बोलते हैं, और इसका एक और नाम है, क्या नाम है, वैलेंस शेल। ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत, समझ में आया। ये हम एटम के बारे में बताए। ठीक है, ऐसे ही कैसे ये एटम आयन में चेंज होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले सोडियम के बारे में समझ लिए, ऐसे ही हम लोग क्लोरीन के बारे में समझिए। इसको लिखिए फटाफट।
बना लिए, ठीक है। देखिए सोडियम का देख लिया, ऐसे ही क्लोरीन का एटम का देखेंगे, देखिएगा क्लोरीन एटम जिसको हम लोग Cl से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। इसका बताइए एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर बताइए क्या होगा, 17 होगा ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, सेम होगा 17। और फॉर न्यूट्रल एटम बताइए कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है 17। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना। तो पहले हम समझ, अच्छा इससे पहले जो हम बताए ना ये वाला पार्ट में, इसमें ये अरेंज किए तो पहले लिख लेते, पहले 2 था, 8 था, और इसको मतलब शेल का नाम होता है के शेल, एल और एम शेल, है ना, अलग अलग नाम होता है ना। तो ये के हो गया, एल हो गया, एम। अच्छा लास्ट ऑर्बिट जो होता है ना, ये देखिए लास्ट ऑर्बिट जो होता है ना उसमें 8 ने ना, ये एक है ना, मतलब 8 ने ना है, 8 जब होगा तो फुलफिल हो जाता है, ठीक है। ये फुलफिल है कि नहीं, नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अनस्टेबल, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। समझ में आया, इसको लिख लीजिएगा। जब ये आयन बनता है ना तो सबसे पहले वो क्या होना चाहेगा, स्टेबल। और जब आयन बनेगा, स्टेबल होगा, तब वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें हम लोग पहला ये बताइए बीच में क्या होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2। तो हम लोग को अरेंज करना है, टोटल कितने अरेंज करें, 17, तो 2 तो कर दिए। दूसरे ऑर्बिट में कितना हो गया, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 10 हो गए, और कितने बचे, 7। तो उसके बाद जो ऑर्बिट में टोटल सीट कितने होते हैं, 8 होते हैं, कितना हम लोग इसमें डाल देंगे, 7। वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 हो गए। तो यानी इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, 2 होगा, 8 होगा और 7, के एल। ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, हाँ ये भी क्या है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया, चलिए इसको बना लीजिएगा। डायग्राम बनाइए। चलिए अब हम लोग बी पार्ट में चलते हैं, आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिएगा, अभी हम लोग के पास सोडियम था, इसको बोलते हैं सोडियम एटम ना, सोडियम एटम, इसका कॉन्फ़िगरेशन था 281 था, है ना, यही था ना, अनस्टेबल था। इसको हम स्टेबल करना है, तो कैसे स्टेबल करेंगे, एक निकालेंगे, 7 जोड़ देंगे, एक निकालना इजी है ना, तो हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, इजी वाला। तो एक निकालना इजी है, तब 8 में चला जाएगा, 7 ऐड करेंगे तब भी 8 में जाएगा, जो इजी मेथड उसको फॉलो करेंगे। तो क्या करेंगे, एक इससे जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो क्या होगा, इसमें चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज याद रखिए, कभी भी इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकलता है ना तो कैसा बनता है, पॉजिटिव चार्ज। प्लस ये बता रहा है कि उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया है, क्लियर है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज बिहेवियर होता है ना, इसलिए जब निकलता है तो क्या छोड़ता है वो, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा इसको क्या बोलेंगे आप बताइए, इसको बोलेंगे हम लोग सोडियम आयन, और इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 8, और इसको क्या बोलेंगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, है ना, होगा कि नहीं। अब ये बताइए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए, अगर हम बात करेंगे, रुकिएगा 1 मिनट, अगर हम बात करेंगे सोडियम आयन के बारे में बात करें, क्या चीज, सोडियम आयन Na+, तो इससे बताइए इसका, ये बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे ना। अच्छा एटॉमिक नंबर चेंज होता है, नहीं होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम ही होगा तब, यानी आपका 11। ये बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे,
आपका एक घट गए ना 10 ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा ना। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब थोड़ा समझिए, ये समझ में आया क्या हुआ। इसमें कुछ की पॉइंट्स बताते हैं, फिर इसको रिलेट कीजिएगा ना की पॉइंट्स। पहला पॉइंट देखिए, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है ना। क्यों लूज कर रहा है उसका रीजन तो समझ में आ गया। क्या ये हम ये Na प्लस का भी Na2+ हो सकता है, बिल्कुल एक ही इलेक्ट्रॉन ने निकालना है, तब ना ऑक्टेट पूरा होगा, तब ना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यानी ये हुआ कि हमेशा ये एक प्लस देगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब एक बात बताइए, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन का मास होता है कि नहीं। एक सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बताइए उसका मास घटा या बढ़ा, घटेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे इट्स मास डिक्रीजेस, लेकिन डिक्रीज जो होगा, डिक्रीजेस स्लाइटली, स्लाइटली मतलब हल्का सा, क्योंकि लाइट वेट होता है ना। ये चीज समझ में आया, कोई दिक्कत। अच्छा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कैसा चार्ज बना, पॉजिटिव, यानी इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन गया। और इसको हम लोग बोलते हैं कैटायन, कैटायन। कोई दिक्कत इसमें, इसको बनाइए, इसको लिखिए और इसको भी लिखना है। और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाने को क्या बोलते हैं हम लोग, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। इलेक्ट्रॉन की कमी आ गया है, जब वर्ड यूज किया जाता है डेफिशिएंट या डेफिशिएंसी, वो कमी होता है। तो कहीं पर लिखा हो डेफिशिएंसी मतलब लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, लिख लिए। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट। अब हमारे पास क्लोरीन था, क्लोरीन एटम था, ठीक है। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था 287 था ना। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अनस्टेबल है ना, ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसको हमको क्या करना है, स्टेबल करना है। तो क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे या 7 निकाल देंगे। हाँ, तो एक जोड़ देंगे यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, यानी एक्सेस हो जाएगा, और चार्ज क्या हो जाएगा, तो माइनस ये बता रहा है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ गया, क्लियर है ना। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड आयन हो जाएगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 288, कोई दिक्कत, और ये हो जाएगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया, देखिए अब समझिए यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम बात करेंगे क्लोराइड आयन, पहले देख लीजिए क्लोराइड आयन, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Cl-। पहला पॉइंट बताइए, नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा कि अलग होगा, सेम 17 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, 18 एक बढ़ गया है ना। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए 288, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेबल, ठीक है। अच्छा, इसका की पॉइंट्स बताइएगा, की पॉइंट्स, की पॉइंट्स बताइएगा। पहला पहला पॉइंट जो हो जाएगा, इट गेन्स, इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना,
इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताइएगा तो, इट्स मास इंक्रीजेस, वाई, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, स्लाइटली, हल्का सा मास उसका बढ़ जाएगा। और थर्ड क्या होगा, इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, जिसको हम लोग बोलते हैं अनायन। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? लिख लीजिए ये पूरा, अच्छे से लिखिएगा। लिख लिए? अब थोड़ा समराइज करेंगे इसमें। और पहले एक चीज ये समझ में आया, देखिए Na क्या बना, Na प्लस बना ना, Na प्लस, और क्यों बना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। और Cl क्या बना, Cl माइनस, क्यों बना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। इससे क्या हमको पता चला कि अगर कोई बॉडी ए है, बड़ा बॉडी है, ठीक है ना, उससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस बॉडी से, तो वो बॉडी कैसा बनेगा। और कोई बॉडी है बी, उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो बॉडी कैसा बनेगा। इसका रिजल्ट समझ में आया ना। अब देखिए इसमें एक चीज और समझना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में थोड़ा सा है। अगर हम बात करेंगे फॉर न्यूट्रल एटम, किसके बारे में, हाँ, न्यूट्रल एटम में जैसे सोडियम, सोडियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बताइए तो, 11 ना, ठीक है। क्लोरीन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ठीक है। और अगर Cl के बारे में बात करेंगे तो Cl का बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, इसमें कोई एक्सचेंज नहीं होता, तब ना न्यूट्रल कहते हैं। अगर कोई बॉडी को न्यूट्रल कह रहे हैं, इसका मतलब अंदर में चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं है, चार्ज है, बट जो क्वांटिटी है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, दोनों क्या है, सेम है, ठीक है, जितना प्लस उतना माइनस। अगर हम पूछेंगे टोटल 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 नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए कितने हो जाएंगे, तो 11 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 28। और अगर हम पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो बताइए कितना हो जाएगा, 11 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 28 हो रहा ना। अब देखिए ये तो हुआ न्यूट्रल का। फॉर चार्ज्ड एटम, जो चार्ज हो गया, ठीक है, जैसे Na प्लस और Cl माइनस, इसमें बताइएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, अभी भी 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक घट गए यानी 10 हो गया। लेकिन इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 17 है, इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक क्या हुआ, बढ़ गया, है ना। अगर हम पूछेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 प्लस 17 कितना होगा, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेंगे तो 10 प्लस 18 कितना हुआ। So charge can neither be create nor be destroy, only transfer from one body to another. कोई दिक्कत समझ में आया? इसको अच्छे से बना लीजिए। इसमें 3-4 रिमार्क्स पॉइंट है, उसको लिखवाएंगे, ठीक है। तो ये आपका फिनिश हो जाएगा ये टॉपिक। फिर आपका बाकी नेक्स्ट क्लास में होगा आपका मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है ना।
कहीं भी कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा ना। लिख लिए? चलिए देखिए रिमार्क 1 नीचे में,